चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पंचायत के टॉपिक की, लॉन्ग अवेटेड टॉपिक, जिसके बारे में आप सब ने मुझे महीनों पहले कहा था कि आप क्यों नहीं इस बारे में बात कर रही। तो चलिए आज बात करते हैं एक आदर्श बेटे, एक ऐसे आदर्श इंसान जो हमेशा कहते हैं कि कभी ऐसा काम मत कीजिए जो गलत हो, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, बड़ों का ख्याल, छोटों का ये सब जब जनाब बोलते हैं। एक आदर्श बेटा, एक बेहतरीन इंसान। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, उल्फत भी रास ना आई, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। मुझे गाना नहीं आता लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकी, इस गुलफाम का नाम आया तो। वैसे ये गाना भी मेरा बहुत पसंदीदा है। अगर आपको पुरानी फिल्में देखने का शौक है, इन लोगों के बकवास व्लॉग देखने के अलावा आपको कुछ बेहतरीन देखना है, तो एक बहुत खूबसूरत फिल्म है तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु साहब ने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है और उनकी किताब पर, उनकी कहानी पर ये फिल्म तीसरी कसम बनी थी। राज कपूर साहब और वहीद रहमान की बहुत खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। तो उसमें एक गाना है मारे गए गुलफाम, मैं उसका लिंक जरूर नीचे दूंगी ताकि मैं भी चाहती हूँ आप अच्छे से अच्छा कंटेंट देखें, अच्छी फिल्म देखें जो कि अच्छी से अच्छी कहानियों पर बनी है, जिससे आपको आत्मिक सुख मिले। इस तरह के अच्छे प्रोग्राम्स, गाने, फिल्म्स देखिए, क्योंकि आप भी पक जाते होंगे ना ये फैजा बेगम और गुलफाम साहब का क्रिंज सुन के। तो जनाब का जो सिगरेट पीने का फियास्को था, जो वो ड्रामा था, दरअसल सच बात यह है कि मैंने नहीं देखा था वो व्लॉग जिसमें कि उसने सिगरेट पी थी या लोगों ने पकड़ लिया था उनको। जब आप सबने कमेंट्स किए तो मुझे पता चला। उसके बाद मैंने तब ये देखा जब मैडम फैजा बेगम और गुलफाम साहब अपनी हाई अलर्ट, अपनी डेंजरस प्रेगनेंसी में गए थे बेबी मून पर, और वहां पर ये दोनों बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तब मुझे पता चला। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हुए थे कि ये जनाब ये शौक भी रखते हैं? क्यों आपको इतनी हैरानी हुई? ऐसे थर्ड क्लास आदमी के क्या क्या शौक हो सकते हैं? आपने क्या सोचा था कि वो एक बड़े ही सच्चरित्र, सत्यवान हरीश चंद्र के बेटे हैं? I mean, ऐब से खाली फर्जंद है अपने पिताजी के? नहीं, वो सिर्फ तो एक नकाब है जो जनाब ने और फैजा बेगम ने ओढ़ रखा है। जितने जमीन के ऊपर नजर आते हैं ना ये गुलफाम साहब, उतने ही जमीन के अंदर भी गड़े हुए हैं। ये देखिएगा धीरे धीरे क्या क्या रंग दिखाते हैं। ये जो अपने व्लॉग्स के एंड में ज्ञान बांटते हैं ना, वो तो सिर्फ रटा रटाया एक रट्टू तोते का ज्ञान है बस। और वो भी सिर्फ जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना, उनकी दाद लेने के लिए। हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं कहते। मैं हमेशा से कहती हूँ ना ऑन अ सीरियस नोट कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचिरे ते नर ना घनेरे। मेरे ख्याल से हर ब्लॉग में कहती हूँ मैं, और हर ब्लॉग में ये बात सार्थक है कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन उसी उपदेश को, उसी सलाह को, उसी एडवाइस को खुद पर अमल करने वाले, अपनी ज़िंदगी में लाने वाले बहुत कम मिलेंगे। और मैं आप सबसे भी इस बात की इल्तिजा करती हूँ कि हमारे संस्कार, हमारी ज़ुबान धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंग्रेजियत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने माँ बाप की ज़ुबान बोलिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी कहावतों को ज़िंदा रखें, अपनी ज़ुबान को, अपनी छोटी छोटी लकोक्तियों को, कहावतों को, किंतु परंतु, व्यक्ति, अतिशयोक्ति, इन सबको ज़िंदा रखें, इस्तेमाल कीजिए अपनी ज़ुबान में। देखिए मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, मैं अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है, काम पर जाना पड़ता है, अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं अपने लोगों से बात करती हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपनी शुद्ध हिंदी यूज़ करूँ, अपनी शुद्ध हिंदी में बात करूँ, क्योंकि हमें ही संभालनी पड़ेगी ये ज़ुबान, राइट? एनीवे, तो बैक टू दिस स्मोकिंग फियास्को, कि जब उन्होंने ये कांड किया था, पकड़े गए थे, लोगों ने थू थू करी, लेकिन मैं हैरान थी कि उन्हें इतनी हैरानी क्यों है कि ये जनाब सिगरेट भी पीते हैं और छुपाते भी हैं। हम तो ये बात हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये अपनी असलियत नहीं जाहिर करते अपने कैमरे और ब्लॉग्स में। सब कुछ घोट खोट कर बनाया गया, मिर्च मसाला डालकर जो इन्होंने काढ़ा तैयार किया होता है ना बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को, सिर्फ वही दिखाया जाता है। आई वॉजन सरप्राइज एट ऑल। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी कि ये आदमी स्मोक करता है। मुझे तो इसमें भी हैरानी नहीं होगी जब वो बीड़ी पीता नजर आ जाएगा कभी, अड्डे पे तो जाता ही है। और उस क्रिंज व्लॉग में जिसमें मैडम हंस हंस के हमारा दिमाग चाट रही थी, और जबकि पकड़े गए थे जनाब, तो तब भी वो दरअसल शर्मिंदा नहीं थे, ना मियाँ ना बीवी। उन्होंने प्लान किया था कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे आऊँगी हंसते हुए जैसे कि तुम बहुत शर्मिंदा हो, और तुम ऐसे एक्टिंग करना कि ओह मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी चोरी पकड़ी गई। दरअसल शर्म नाम की चीज़ ना इस फैज़ा बेगम में है, ना गुलफाम की आंखों में है। ज़बरदस्ती शर्मा शर्मा के एक्टिंग कर रहे थे ये चीपड़ा और चीपड़ी।
उस व्लॉग में इस मियाँ बीवी ने तो ये फैसला कर लिया था कि क्रिंज कौन ज्यादा फैलाएगा, सबसे ज्यादा मैं फैलाऊंगी, नहीं सबसे ज्यादा मैं फैलाऊंगा। इतना क्रिंज फैलाया कि हम तो डूब गए इनके क्रिंज में। और उस व्लॉग में सबसे ज्यादा जो अनोइंग चीज थी वो थी मैडम की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली इतनी तेज आवाज की अनोइंग हंसी जो हमारे कान के पर्दे फाड़ रही थी। तो इतने हमें कोई तकलीफ नहीं हुई कि जनाब सिगरेट पी रहे थे या नहीं पी रहे थे या शर्माए ना शर्माए भाड़ में जाए, लेकिन मैडम इतना हंस हंस के उस पूरे व्लॉग में अपना क्रिंज फैला फैला के सबको पागल किए दे रही थी। वो चाहती थी कि हम उसके हंसी के क्रिंज की बात करें और जनाब की हरकतों को भूल ही जाए। कोई इतना ज्यादा अनोइंग, इतना ज्यादा क्रिंजी कैसा हो सकता है, ये मैडम ही जाने। कैसी चंट छमिया सी ये फैजा बेगम अपने जनाब की हरकतों पे पर्दा डाल रही थी, लीपापोती कर रही थी। कैसे कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, ही हैज बीन वेरी केयरफुल अराउंड मी। ऑफ कोर्स मैडम, झूठा मूठा फेक परसोना दिखाना है तभी तो नोट कमाएंगे। अगर लोगों को अपनी असलियत दिखा देंगे तो क्या लोग चप्पलें उतार के नहीं मारेंगे? और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कब तक ऐसी हरकतें करते रहेंगे और नहीं पकड़े जाएंगे? हाँ, झूठा फेक एम्बैरेसमेंट दिखाकर वो लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, अब नहीं बना पाएंगे। कह रही थी कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इनको ज्यादा नहीं पीने देती हूँ और मैं इनको ज्यादा सिगरेट पीने भी नहीं दूंगी। मैडम, भाड़ में जाओ हमारी बला से, ये क्या फर्क पड़ता है? आपका मियाँ गुलफाम साहब धतूरा पी के भगवान कलेक्शन की छत पे खड़ा होके कूद भी जाए नीचे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसकी इस हरकतों के पकड़ने के बावजूद भी इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनकी 100 गलतियां माफ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जैसे खुद होंगे वो वैसे लोगों को ही सपोर्ट करेंगे, राइट? सच कहने की भी तो हिम्मत होनी ही चाहिए ना, सबके पास तो नहीं होती है हिम्मत। तो ये सिगरेट पीने के मामले में नो फिल्टर होना कहाँ चला गया फैजा बेगम और गुलफाम साहब? और अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं तब तो आपको इन सब हरकतों को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर अपने आप को दूध का धुला नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही इन सब ऐबों से परे दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फिर पता चलता है कि आप सब इन बुराइयों से भरे हुए हैं तो आप पाखंडी होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर गुलफाम साहब ये डिसेंटली कह देते कि यस आई स्मोक, मुझ में ये कमी है कि मैं स्मोक करता हूं, तो इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट से बच जाते। अपना झूठा चेहरा दिखाकर नोट कमाने वाले लोग तो ऐसे ही भागते हैं ना सच से, जैसे गुलफाम और फैजा भागे थे। और अब आते हैं हम मैडम फैजा बेगम की क्रिटिकल प्रेगनेंसी में बेबी मून की बातों पर। मतलब निब्बा निब्बी जबरदस्ती का क्रिंज दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते भाई। और मैडम ने अपना तुतलाना वहां भी नहीं छोड़ा, तुतला तुतला के वहां पर भी डंगरी पहन के, नई डंगरी पहन के नया क्रिंज फैला दिया और किसी बात पे ध्यान नहीं है। प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी, मैडम के लिए तो ये शो ऑफ बन गया है, फैशन शो बन गया है, अपने कपड़े दिखाने का। बस फोटो खींचो, मेरी रील बनाओ। अरे मैडम बेबी मून पे गई थी, थोड़ा सा बेबी पर ध्यान दिया जाता, थोड़ा सा मियाँ बीवी के रिश्तों पर ध्यान दिया जाता। हर चीज को कमर्शियलाइज करना बहुत जरूरी है क्या? एक बात और मैंने नोटिस करी कि जहां पर ये बेबी मून करने गए थे पूना उससे करीब आधा घंटा दूर था, ये कह रहे थे वो, लेकिन कभी भी मैडम अपने मियाँ को लेकर अपने रिश्तेदारों के घर नहीं गई। एलर्जी है क्या गुलफाम साहब को फैजा बेगम के रिश्तेदारों से मिलने के लिए? ये कैसा उनका सेक्युलर रिलेशन है? हाँ, कभी भी कोई भी फल अपने पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरेगा, नीचे ही गिरेगा ना, पास में। उसी तरह इस मैडम की हरकतें भी हैं अपनी माँ जैसी ही। अगर माँ ने कुछ संस्कार दिए होते तो इस लड़के की हरकतें आज कुछ अलग होती। इसकी माँ पिंड से आई थी, देखा था आपने वो ब्लॉग? क्या कह रही थी? मैं 40 साल बाद अपने पिंड गई हूँ। माँ 40 साल बाद पिंड गई है। ये लड़की अपने आप को पंजाबी कहती है, इसके मुंह से कभी पंजाबी की कोई जुबान निकली है? इतनी शर्मिंदा है ये अपनी जड़ों से। इससे इस फैजा बेगम की छोटी सोच नजर आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ा रखी है इस औरत ने, कुछ मान नहीं है इसे अपनी जड़ों पर। तो जैसे इसकी माताजी 40 साल बाद अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, पिंड से मिलने गई, तो वैसे ये लड़की है, इसको अपने रिश्तेदारों से कोई मतलब ही नहीं है। मामा को मामा कहते हुए शर्म आती है, मासी को मासी कहते हुए शर्म आती है। अपनी माँ से इस तरह रिश्तेदारों का हाल पूछ रही थी जैसे किसी पड़ोसी का हाल पूछ रही हो। अपनी कजन्स को बहनें कहना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे करते हैं रिश्तों की इज्जत? या सिर्फ पति के रिश्तेदारों की इज्जत करी जाती है ताकि पति हाथ से ना निकल जाए? तो वो तो इज्जत सच में इज्जत नहीं हुई ना। जिस दिन पति से रिश्ता टूटा और सब रिश्तेदारों से भी टूट जाएगा। सिर्फ दुनिया को बांटने के लिए ज्ञान है ना ये, अपने रिश्तेदारों को प्यार करो, रिश्ते बनाए रखो। किसी भी रिश्तेदार ने पंजाब से होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी नहीं भेजा, क्योंकि जब ये खुद रिश्ते नहीं रखेगी, खुद रिश्ते नहीं निभाएगी अपने नाना की तरफ के लोगों के, तो इसको कौन पूछेगा? इस फैजा बेगम को हमने कभी मामा मामी बोलते हुए नहीं सुना कि मामा जी कैसे हैं या मामी जी कैसे हैं। ये सिखाएगी हमको कि हम कैसे रिश्ते निभाएं। धन्य हो आप देवी। तो अगला टॉपिक है वो है भगवान कलेक्शन का ड्रामा।
रमजान की शुरुआत में जो किया था, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इब्राहिम्स की दौड़ भगवान कलेक्शन तक। जहां तक हम सनातन धर्मी जानते हैं, जब भी हम कोई उपवास करते हैं तो उपवास का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, मीन्स अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना, कम खाना, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना, अपने हाथों को अच्छे कामों में लगाना, ये होता है व्रत का मतलब। वैसे ही फास्टिंग का रमज़ान में मतलब मेरे ख्याल से भी यही है कि रमज़ान का मतलब होता है कि आप अपने जो शौक़ हैं, अपने जो दुनियावी शौक़ हैं, जो कि चीज़ों को, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के शौक़ हैं, उनको दूर रखें, राइट। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ड्यूरिंग रमज़ान इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव अप योर डिज़ायर्स एंड कंट्रोल योर सेंसेस एंड लिव सिंपली। लेकिन इब्राहिम फैमिली के तो अलग ही मतलब है। कितने सूट्स लेंगे ये, कितने सूट्स, आई मीन कितनी भूख है इनको कपड़ों की। लेकिन फैज़ा बेगम तो बड़ी चालू है, अपने लिए चाहे डिज़ाइनर कपड़े लें, इनको उठा के ले जाती है भगवान कलेक्शन में और थोक के भाव दिलवाती है कपड़े। और फिर जनाब उनमें कोई मर्दाना सोफिस्टिकेशन तो है नहीं, जनाना हरकतें बहुत ज़्यादा ही करते हैं। कैसे इतरा इतरा के ओछी हरकतों की तरह कपड़ों की लाइन लगा के दिखा रहे थे कि देखिए हमने इतने सारे सूट खरीदे हैं। तो दूसरों के लिए क्या किया है, एहसान किया है पब्लिक पर, किसी गरीब को कपड़े दे जाकर। इतना शो ऑफ। क्या आपने ये नहीं सीखा कि रमज़ान का महीना शो ऑफ करने का नहीं, बल्कि सर झुका के एक शांत तरीके से एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश में लगाना चाहिए, जहाँ तक हम जानते हैं। लेकिन हमारा सवाल वहीं का वहीं है कि हर बार ये सूटों के जो ढेर लगाए जाते हैं, इसमें सिर्फ अपनी माँ के, मायके के तरफ के लोगों के ही कपड़े क्यों खरीदे जाते हैं? नानी के, मासियों के बच्चों के, कभी अपनी पिता के साइड के परिवार के लोगों का नाम मुंह पर नहीं लाते? एलर्जी है क्या उससे भी? जनाब ने उन सूटों को ये कह के तो गिनवा दिया कि ये मासी के हैं, ये इस मौसी के हैं, ये उसके हैं, ये नानी के हैं, ये ऐसे हैं। एक बार भी ये नहीं बोला कि ये सूट भुआ के भी हैं, चाची के भी हैं, ताई के भी हैं, मेरे पिताजी के परिवार के लोगों के लिए भी हैं। क्यों? क्या ये जो परिवार का प्रेम है ये सिर्फ सीमित है अपने माँ के लोगों की तरफ पे? पहले तो मुझे सिर्फ इब्राहिम फैमिली से इस वजह से चिढ़ होती थी कि इनकी ओछी हरकतें हैं, कितना क्रिंज बिहेवियर करते हैं, कितना झूठे मैसेज फैलाते हैं। जब से इनकी महरूम दादी, उनकी मौत का और किस हालत में इनकी मौत हुई ये पता चला है, इनकी हरकतों से नफरत हो गई है। और इनके हर व्लॉग में जो क्रिंज दिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि बाकी लोग अंधों की तरह कैसे फॉलो कर पाते हैं इन लोगों को। इनकी हकीकत देखने के बावजूद भी जो एक इंसान अपने बुजुर्ग के आखिरी लम्हों में उनकी खिदमत नहीं कर पाता या करता, वो किसी भी इज्जत पाने के लायक नहीं है। तो मैं उस सीरियस नोट पे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर से मुझे गुस्सा आ जाएगा उन लोगों पर। तो बात करते हैं भगवान के इलेक्शन के। हमेशा की तरह रमज़ान के शुरू होते ही इबादत करने की बजाय पहुंच गए सूट लेने। इतनी क्या मुसीबत पड़ी थी? रमज़ान में क्या बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले दिन ही सूट लेने चले जाए? ढेरों सूट हर वक्त, बस कुछ भी नहीं होता ना जब दिखाने के लिए इनके पास कंटेंट, तो निकालता है कुछ हज़ार नोट और जाके खरीदता है थोक के भाव कपड़े, सूट। तो उस दिन वो गए भगवान कलेक्शन, ठीक है, गए, ओके, पूरा खानदान गया, चलो वो भी ठीक है। लेकिन फिर वहां पर उन्होंने इफ्तारी करी। कैसे करी? उन्होंने वहां बैठ के खाया वड़ा पाव। कहां बैठकर? कपड़ों के थान के पास में। चटनी खोल रहा है जो एजुकेटेड हमारा अंगूठा छाप जनाब है, हरी चटनी, लाल चटनी वहां पे खोलकर कपड़े के थान के पास। इतना भी सेंस नहीं है इस आदमी को कि अगर छींटे पड़ गए, जो कि नेचुरल है, पड़ेंगे तो किसी का कितना नुकसान होगा। क्यों? ये सब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और भैया हाइजीन तो इन लोगों के साथ डिस्कस ही मत करो। हाइजीन क्या होती है? क्या कॉन्सेप्ट है हाइजीन होने का? नथिंग। हाथ तो कभी धोते मैंने देखे नहीं है, कभी इन्होंने कैरी नहीं किया साथ में हैंड जेल। कहीं भी कुछ भी खाने लग जाते हैं। अभी कपड़े देख रहे होंगे, अभी इनकी मदर अपनी पाँव की पायल को घुमा रही होगी, अगले ही पल फल हाथ में पकड़ के काटने लग जाएंगी। एक मिनट में ये कर रहे हैं, दूसरे मिनट में वड़ा पाव में चटनियाँ डाल डाल के ऐसे ही खा रहे हैं भगवान कलेक्शन में खड़े होके। इन लोगों का क्या स्तर है, क्या लेवल है, वो दिखता है। ये बड़े पॉश रेस्टोरेंट में खाने लायक तो इंसान नहीं है, लेकिन इनमें हम्बलनेस भी नहीं है। या तो वो दिखाए ना कि वो हम्बल है, दूसरों की भी केयर करते हैं, वो सब तो नजर नहीं आता। तो हाइजीन के बारे में तो इनसे बात ही मत करो। कि रमजान के दौरान भी जो इनके इफ्तारी के ब्लॉग्स आए थे, उसमें भी अगर आप देखें तो जना बाहर से आ रहे हैं, आते ही उनकी अम्मी कहती हैं कि चलिए आप काट लीजिए फल, तो वो उन्हीं हाथों से, कभी नहीं कहा कि रुके मैं हाथ धो लूँ जाके या हैंड जेल लगा लूँ। अम्मी भी वहाँ बैठ के 1 मिनट में ये कर रही है, वो कर रही है, फिर फलों को हाथ से काट भी रही हैं।
ये तो इनका हाइजीन लेवल है, ये तो खाने का वो ऐसे सम्मान करता है। शुक्रिया अदा करूंगी इब्राहिम फैमिली का, खासकर फैज़ा बेगम और गुलफाम साहब का इस मामले में कि हंसाते बहुत है वो जी। पेपराजी का जो उन्होंने कॉमेडी ड्रामा किया था ना कि पेपराजी बाहर खड़ी थी, प्रेस वाले लोग बाहर आके खड़े हो गए थे भगवान कलेक्शन में, वाह। और मैंने ना इतनी बड़ी पेपराजी कभी नहीं देखी, कसम से कह रही हूँ मैं। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी हुई थी बाहर भगवान कलेक्शन के, वेट ही कर रहे थे लोग कि कब जनाब और फैज़ा बेगम बाहर निकले और कब उनके ऊपर फूलों की बरसात कर दे वो, राइट। फाइनल गुलफाम साहब क्या कह रहे थे जुल्फों वाले कि हम जैसे ही भगवान कलेक्शन से बाहर निकले वहां इंतजार कर रहे थे पेपराजी हमारे लिए कैमरास लेके। रियली व्हाट पेपराजी? वहां 3 लोग खड़े थे अपना फोन लेके उनकी वीडियो बना रहे थे, उनको पेपराजी कहते हैं। खुद ही अपने चेले चमाटों को बुलाकर खड़ा कर दिया कि यार कोई तो हमें पूछता नहीं है, तो आप ही बाहर आके खड़े हो जाओ, ऐसा प्रिटेंड करने लग जाओ, हमसे 2-4 सवाल पूछ लीजिएगा, हमारी तारीफ कर दीजिए, फैज़ा बेगम की तारीफ अम्मी से करवा लीजिएगा, तो कम से कम कुछ तो कह सके ना हम कि हम भी थोड़े से पब्लिक में पॉपुलर है, राइट। तो ये थी जनाब की पेपराजी, बाप न मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज। तो जनाब जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने भी अपना कैमरा ऑन कर रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो दिखाएं उन 3 ढाई टोटरू लोगों को। ढाई टोटरू मीन पंजाबी में कहते हैं, ढाई टोटरू मीन 2 और आधे लोगों को खड़ा करके आप पेपराजी होने की थोड़ी एक्टिंग कर लीजिए, अपने फोन को ही ऑन कर लीजिए, क्या ही पता चलेगा, बेवकूफ लोग हैं हमारे देखने वाले ब्लाइंड फॉलोअर्स, तो हमसे 2-4 सवाल पूछ लीजिएगा, राइट। और सूटों के बोझ तले उनकी अम्मी जान, उनको पूछा गया वन ऑफ द पेपराजी बंदे ने अपने फ़ोन से जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, कहकर कि आप क्या कहेंगी फैज़ा के बारे में, कैसी बहू है आपकी। और शर्मीली अम्मी जो कि हमेशा ही हाथों में मेहंदी लगाए, नई नई पाजेबें पहने, अपनी बहू से अपने बेटे से नए नए तोहफे, भगवान कलेक्शन से नए नए सूटों की फरमाइशें करती हैं, वो और क्या कहेंगी। उन्होंने शुरू कर दी तारीफ, जो घर से रटा रटा के लाए थे फैज़ा बेगम और गुलफाम साहब कि हमारी बहू तो क्या ही कहना है इसका, कितनी अच्छी है हमारी बहू, हमें तो सूटों से लाद दिया इसने। और शर्मीली सासू माँ ने तारीफों के पुल बांधे फैज़ा बेगम ने, और फैज़ा बेगम ऐसे दिखा रही थी ऐसा कुछ पता ही नहीं है, और वो बहुत सरप्राइज्ड है। मैडम आपकी लिखी लाइनें तो पढ़ रही थी आपकी सासू माँ। और एक बात और, लगता है फैज़ा बेगम ने अपने दुपट्टे को सुखा के बाहर रख दिया था, राइट, कहीं उड़ गया वो हवा से, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, तब से आज तक मिला ही नहीं था, इसलिए वो भगवान कलेक्शन में भी ऐसे ही अपना सीना उघाड़े खड़ी थी। क्यों मैडम, ये पर्दा करने का जो रिवाज है ये अपने घर में ही है, बाहर ना महरमों के सामने आप बड़ी बिंदास अंदाज में घूमती हैं, ये समझ नहीं आ रहा आपका ये। अच्छा, जो आपको दौरे पड़ते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी के, अच्छा, हमें बहुत हमदर्दी, आपसे इलाज करवा ही लीजिए। वैसे तो कितने सारे इन्होंने हमें टॉपिक्स दे दिए हैं, इतनी सारी बातें ऐसी कर डाली हैं इन्होंने क्रिंजी कि हमें सबके बारे में बात करते रहना तो कयामत का दिन आ जाएगा, लेकिन इनके हरकतें बंद नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अब लगे हाथों ये बात भी मेंशन हो जाए कि इन्होंने अपनी सासू माँ का, जी फैज़ा बेगम की अम्मी का, जो कि वहीं पे घर अम्मी बन चुकी थी, उनका बर्थडे मनाया। और गुलफाम साहब ने बहुत रिलक्टेंटली अपनी सासू माँ के मुंह पर केक लगाया, इससे पहले कभी नहीं किया। और उसके बाद तो सासू माँ गायब भी हो गई, इतनी शर्मिंदगी कि गायब भी हो गई, कहाँ चली गई, क्या हो गया। उन्हीं वन ऑफ दोज व्लॉग्स में आपको शायद याद होगा कि जनाब ने शुरुआत करी थी व्लॉग की इतने चीप ब्लू कलर के ग्लासेस पहन के। कौन पहनता है सनग्लासेस घर पे, छिछोरेपन से बाज नहीं आएंगे छिछोरे गुलफाम, क्यों। थोथा चना बाजेगा ना, जो चीज़ें खाली होती है ना अंदर से वो ज़्यादा शोर करती हैं, जैसे ये जनाब न्यू मनी, जैसे कि जिसको कोई चीज़ कभी ज़िंदगी में देखी ना हो वो उसको उतना ही तो उछाल उछाल के दिखाएगा ना। चलो सनग्लासेस पहन लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसको बार बार मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी। कैसा लग रहा है, अच्छे लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना सनग्लासेस, मुझे बहुत पसंद है। हाँ अच्छे लग रहा है ना। जनाब तो खुद को निहार निहार के ही अपने पे फिदा हुए जा रहे थे, और ऊपर से उनकी बेगम पास में खड़ी उनको इतने प्यार से निहार रही थी। उफ, जैसे कि हम अपने बच्चों को देखते हैं ना लाड से कि उनको नज़र ना लग जाए, और लगता है मैडम ने दिल ही दिल में 100 बलैयाँ भी ले ली थी उस दिन। देखिए एक सलाह है आपको, अब तो पैसा आ गया है आपके पास, अब तो ओछी हरकतें करना बंद कर दीजिए। और देखिए ये मैंने कभी भी नहीं कहा आज तक, आप सब गवाह हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि उन्होंने इस बात को डिक्लेयर भी नहीं करा था कि वो प्रेग्नेंट है। तब मैंने आई थिंक जनवरी में मैंने ये बात आपको बता दी थी अपने व्लॉग्स में कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह की वो एक्टिंग कर रही है कि या तो वो प्रेग्नेंट है या वो प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि जब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया था तो हमको क्या पता। लेकिन जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है, तब मैंने कभी नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है या झूठ बोल रही है। मैंने हमेशा ये कहा
कि वो प्रेग्नेंट होने की बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन करके एक्टिंग कर रही है। कोई भी औरत अगर 3 महीने की प्रेग्नेंट हो तो वो इतना ज़्यादा तकलीफ में ऐसे नहीं चलती, इस तरह का बिहेव नहीं करती। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, प्रेग्नेंट 3 महीने की है और दिखा 6 महीने की रही है। मैंने ये कभी नहीं कहा। आप मेरे अगर व्लॉग्स पीछे जाके देखें, जो आके मेरे को क्रिटिसिज्म करते हैं, बिल्कुल कीजिए, सर माथे पे आपका क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा नॉलेज ही बढ़ जाएगा आपका। लेकिन कम से कम जाके मेरे व्लॉग्स देख लीजिए, उसमें देखिए मैंने कब कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है या वो प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही है। मैंने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट तो 3 महीने की कह रहे हैं, लेकिन एक्टिंग ऐसे कर रही है जैसे वो अभी बच्चे को जन्म देने वाली हो, राइट। और मैं उस बात पे अभी तक टिकी हुई हूँ कि वो प्रेग्नेंट है, यस। अगर लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है वो प्रेग्नेंट है, यस शी इज़ 100% प्रेग्नेंट। लेकिन वो प्यार का नतीजा नहीं है, वो IVF का नतीजा है 100%। मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ। अगर ट्विन्स हुए तो वो भी इसलिए हुई IVF की वजह से। और जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी अपना, कभी मुझे अगर ये मौका देंगे तो प्रेगनेंसी के लिए, उन लेडीज़ के लिए जिनको प्रेगनेंसी में तकलीफ हो रही है, जिनको मदद चाहिए या जिनको कुछ एडवाइस चाहिए, और मैं बड़ी बहन होने के नाते, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। तो जो मैं बात करने जा रही हूँ, इस बात की भूमिका इसलिए बांधी है ताकि मैं बात कर सकूं कि उन्होंने कुछ टाइम पहले 20 वीक्स का स्कैन के बारे में जिक्र किया था, और वो भी तब जबकि हम सब लोगों ने ये कहा कि हमने तो आज तक नहीं देखा उनको जाते हुए स्कैन करवाने। क्योंकि अगर वो इतने ही ट्रांसपेरेंट है, इतने ही ज़्यादा वो नो फिल्टर हैं, तो कुछ तो शेयर करें। हमें ये तो नहीं कहा कि आप हमें अंदर जाते हुए भी दिखाएं, स्कैन भी दिखाएं। ऑब्वियसली हम कौन सा उनकी मासी लगते हैं। इस बात के तुरंत बाद ही उन्होंने ये फटाफट दिखा दिया कि हम 20 वीक्स का स्कैन करवाने जा रहे हैं। लेकिन भैया हमने तो उस हॉस्पिटल का भी नाम नहीं देखा, स्कैनिंग रूम के बाहर तक भी नहीं लेकर गए। सिर्फ मैडम जाके कहीं बैठी और बोला कि हाँ हम स्कैनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत उठ के चल पड़ी। स्कैनिंग के लिए गई थी या स्पा करवाने गई थी? तो ये व्लॉग खत्म करने से पहले, और अगला व्लॉग फिर बनाऊंगी जल्दी ही, मैं कोशिश करूंगी कसम से, क्योंकि अभी मैं कोविड की वजह से घर पर हूँ 2-3 दिन, तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी निपटा दें हम, कितने सारे टॉपिक शेष बचे हुए हैं। तो बहुत से लोग आके क्रिटिसाइज करते हैं वाई आई डिकोड देम, वाई आई डिकोड फैजा बेगम और गुलफाम, और क्रिटिसाइज देम बिकॉज वो अपने व्लॉग्स को सेल कर रहे हैं रिलीजियस व्यूज को यूज करके, और हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं गलत एग्जाम्पल सेट करके। अगर आप ये समझते हैं कि आपके मजहब या आपकी कम्युनिटी की इज्जत की जानी चाहिए, जो कि हम करते हैं, हर एक इंसान का अपना एक व्यू होता है। इस तरह ये औरत फैजा बेगम नवरात्रि पर और दिवाली पर नॉन वेज बनाकर स्क्रीन पर दिखाती है। क्या इसका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों के जज्बातों की भी सम्मान करे? अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी खाती है, कुछ भी करती है, तो वो पर्सनल रखे, उसको स्क्रीन पे शेयर ना करे। तो ये कैसे सही हो सकता है कि आप नवरात्रे और दिवाली पर, जो कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुई थी, आज मुसलमान हो गई किसी लड़के से शादी करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत रीज़न है, लेकिन फिर भी चलिए वो आपकी पर्सनल चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद आपको किसने हक दिया कि आप नवरात्रि और दिवाली पर नॉन वेज बनाकर दिखाएं स्क्रीन पर बड़े प्राउड से? इतना भी आपको लिहाज नहीं है, दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट की थोड़ी सी इज्जत कर ले। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कम्युनिटी की इज्जत करें और दूसरी कम्युनिटी की बेइज्जती करें। आप जो भी करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर आपको लगता है कि उसे किसी के सेंटिमेंट को हर्ट होगा, अगर आपको लगता है कि उससे वाकई में किसी की सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट होगी, इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप नॉन वेज हैं। लेकिन नवरात्रि और दिवाली के वक्त पर, इतने पवित्र मौकों पर सनातन धर्म के, आप ये दिखाती हैं, तो आप किस तरह मानी जाए कि आप सेक्युलर हैं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ साथ दूसरी कम्युनिटी के जज्बातों की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें? हिपोक्रेसी और रिलीजियस प्रोपेगेंडा, ये औरत किसी की सगी नहीं है। इफ्तारी के दौरान जब से हम सब लोगों ने कमेंट किया कि वो कभी भी ये नहीं दिखती कि उसने नमाज पढ़ी है या दुआ करी है, और वो पूरी तरह उस कम्युनिटी की हो गई है, तो फिर हरकतें भी उस तरह करें। तो अपना असली नाम फैजा बेगम ही यूज करें, क्योंकि अब वो उस कम्युनिटी से जुड़ चुकी है। हर चीज कैमरा के लिए, जैसे मुंह में कुछ डालेगी पहले कैमरा ऑन होगा। कभी सोचा आपने, बिस्मिल्लाह बोलेगी मुंह में कुछ डालते हुए, तो कैमरा पहले शक्ल पे होना चाहिए, कैमरा पहले चेहरे के आगे होना चाहिए। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में, जब उसे कोई नहीं देख रहा, जब कैमरा उसके मुंह पे नहीं है, तो वो मुंह में कुछ भी डालते हुए ना यमी के अलावा और कुछ नहीं बोलती होगी। ये सब कैमरे के लिए है, ताकि लोग बेवकूफ बनते रहे और टन टनाटन लक्ष्मी बरसती रहे।
मेरी इल्तिजा है इस्लामिक कम्युनिटी से कि किसी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट मत करें कि वो आपके मज़हब में आ गया है। आप देखें कि वो इंसान क्या कर रहा है। जो इंसान अपने माँ बाप से सगा नहीं हो सकता, जो इंसान बात बात पे धर्म बदल लेता है, पहले ईसाई लड़के से शादी करके वो सैमसन बन गई थी, फिर दूसरे लड़के से शादी करके वो कुछ और बन गई है, इस तरह के इंसानों पर क्या विश्वास किया जाए। अपने फ़ायदे के लिए ये इंसान कोई भी रंग बदल लेते हैं, इनको गिरगिट कहते हैं। वो सिर्फ आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कैश कर रही है। किसी इंसान को सिर्फ इस वजह से प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो अच्छा इंसान है, इसलिए नहीं कि वो किस मज़हब का है या किस मज़हब में आया है। अगर वो इंसान अच्छा है तो वो सारी इंसानियत के लिए अच्छा है। और अगर वो इंसान अलतकैया करने वाला ऐसा इंसान है जो वक्त वक्त पे रंग बदले, अपने विश्वास बदले, अपना ज़मीर बेच दे, तो वो इंसान पूरी इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जो औरत एक ही ज़िंदगी में इतने मज़हब बदलती है वो किसी से भी क्या वफा कर सकती है। डेस्परेशन में और पैसे के लिए वो कुछ भी करेगी और कर रही है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे बातें करते करते पंचायत में पता ही नहीं चलता हम कितनी बातें कर जाते हैं, कितने रंग की बातें कर जाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी गुस्सा चढ़ता है, कभी क्रिंज होता है, लेकिन आप सबके साथ बैठकर बातें करने में मजा आता है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आप मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, तो आप मैसेज करते रहा कीजिए। आपके मैसेजेस पढ़ने का मुझे जितना शौक है, जितना एक्साइटमेंट है, उतना मुझे व्लॉग बनाने की नहीं है। मैं ये वेट करती हूँ कि आप लोग आके कब मुझसे बातें करेंगे। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे आप चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी हिंदुस्तान से चिट्ठी आई है, आप उसमें बातें लिखते हैं, मेरी कोई बहनें बनी हैं, कोई मेरे भाई बने हैं, कितने प्यारे प्यारे रिश्ते बने हैं मेरे यहाँ पर। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर मैसेज का पर्सनली जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको लगे कि मैंने एक भी मैसेज नहीं पढ़ा। मैं हर एक मैसेज पढ़ती हूँ और हर मैसेज को दिल से लगा के रखती हूँ और ऐसा ही करती रहूँगी। और मेरी ये भी इच्छा रहती है कि आप लोग भी आपस में अच्छी अच्छी बातें करते रहा कीजिए। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार और दोस्ती बन रही है वो देख कर, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे समाज के लिए हम अच्छे लोग साथ साथ में जुड़े, राइट। बाकी मैं अगला व्लॉग जल्दी बनाऊँगी। फैज़ा बेगम का जो कोहराम जिसमें उसने बहुत नौटंकी करी थी, उसके जवाब देने अभी बाकी हैं। और भी ऐसी बहुत सी बातें जो कि मैं करना चाहूँगी। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने व्लॉग के साथ। आप प्लीज़ एक बेल आइकन बटन है वो प्रेस कर दीजिए। मैं जब भी व्लॉग बनाऊँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि मेरा व्लॉग बनाना सफल तो हो, आप तक पहुँचे तो सही। मुझसे इस तरह ही जुड़े रहिए और हमारी पंचायत को दिनों दिन इस तरह बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपस में बैठ के प्यारी प्यारी बातें कर सकें, राइट। तो मिलती मैं आपसे जल्दी ही अपने अगले व्लॉग के साथ, होपफुली, इंशाल्लाह। ये जो उर्दू ज़ुबान है, ये हिंदी ज़ुबान है, ये हमारे हिंदुस्तानी ज़ुबान है, इन ज़ुबानों को हम जितना सीखें, जितना बोलें, उसमें हमारा ही सर ऊंचा होता है। हम जितनी ज़ुबानों में बात कर सकते हैं। तो रहिए, अपने ज्ञान को किसी तरह बढ़ाते रहिए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी फिल्म्स देखिए। पुरानी फिल्म्स ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनको देखिए। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, म्यूज़िक सुनिए। इंसान का दिल, इंसान की रूह को ताज़ा करता है अच्छा संगीत। जी, तो रखिए अपना ख्याल और एक दूजे का भी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जिए और जीने दें, लेकिन पाखंडियों की पोल खोलते रहें। तो मिलती है जल्दी। नमस्कार।